महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृत दीक्षा में। और मैं फिर से हाजिर हूँ सरल संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत अपनी नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में भाषा और व्याकरण के बारे में सामान्य या बेसिक जानकारी, बेसिक नॉलेज को पढ़ा था। और व्याकरण टॉपिक के अंतर्गत हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, वर्ण विचार। तो इस वर्ण विचार टॉपिक के अंतर्गत हमने वर्ण की डेफिनेशन और वर्ण के दो प्रकार पढ़े थे। तो उनमें पहला प्रकार आपको याद होगा, पहला प्रकार था अच वर्ण या स्वर वर्ण। और हमने दूसरा भेद या दूसरा प्रकार पढ़ा हल वर्ण, जिन्हें हिंदी में व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो अब हम आगे इस वीडियो में अचवर्ण और हल वर्ण, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम पहले बात करते हैं अचवर्ण या स्वर वर्ण की। तो देखिए, अचवर्ण या स्वर वर्ण, हमने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की डेफिनेशन पढ़ी, वो आपको याद होनी चाहिए। हमने वर्ण की डेफिनेशन पढ़ी कि जब हमारे मुख से कोई ध्वनि निकलती है और जब हम कोई भी भाषा बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है, और उस ध्वनि के जब ऐसी स्थिति हो कि अर्थ उसके टुकड़े होना बंद हो जाए, अर्थात हमारे मुख से जब कोई ध्वनि निकलती है और उसका अंतिम विभाजन कर दिया जाए, अर्थात उसके अब और टुकड़े नहीं हो सकते या नहीं किए जा सकते, उस ध्वनि के लिखित और मौखिक रूप को ही वर्ण कहा जाता है। हमने ये पढ़ा था। और उसके बाद ऐसे ही अचवर्ण, तो अचवर्ण भी हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियां होती हैं, और वर्ण हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को कहा जाता है, चाहे वो कोई भी भाषा में हम बोल लें। तो हम पढ़ेंगे अचवर्ण की परिभाषा। तो बात करते हैं अचवर्ण की परिभाषा, यानी अचवर्ण किन्हें कहा जाता है। तो हम बात करते हैं अचवर्ण की परिभाषा की कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख कम या अधिक खुलता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख कम या अधिक खुलता है और पूर्णतः बंद नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि जिनके उच्चारण में श्वास बिना रुके या बाधा या रुकावट के मुख से सीधी बाहर निकल जाती है, तो उन वर्णों को स्वर वर्ण या स्वर ध्वनि कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख कम या अधिक खुलता है, पूर्णतः बंद नहीं होता, और जिनके उच्चारण में श्वास बिना रुके या बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के मुख से सीधी बाहर निकल जाती है, ऐसी ध्वनियों को या ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है या स्वर वर्ण कितने होते हैं। तो पाणिनि जी ने अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में अचवर्ण 9 बताए हैं। तो पाणिनि जी ने इनकी संख्या 9 बताई है, अर्थात अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में पाणिनि जी ने अचवर्ण 9 बताए हैं, जो इस प्रकार है।
आप नोट कर सकते हैं। अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। तो देखिए कि स्वर वर्ण पाणिनि जी ने बताए हैं, 9 बताए हैं, जो इस प्रकार है। अ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। तो इस प्रकार से स्वर वर्णों की संख्या 9 मानी जाती है। आगे हम बात करते हैं स्वर वर्णों का वर्गीकरण। तो इन स्वर वर्णों का वर्गीकरण सबसे पहले पाणिनि जी के द्वारा किया गया, और किस ग्रंथ में? अपने अष्टाध्यायी ग्रंथ में। हम बात करते हैं कि पाणिनि जी के द्वारा इनका वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया गया है, और उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इन अच वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है ऋश्व स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण, और तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। तो पाणिनि जी ने अच वर्णों को 3 भागों में बांटा है, ऋस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण, और इन्होंने इनका वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया है। तो आगे हम ऋस्व, दीर्घ और प्लुत इन स्वर वर्णों के इन तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं ऋश्व स्वर वर्ण। बात करते हैं ऋस्व स्वर वर्ण की डेफिनेशन की। तो ऋस्व स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात ऋस्व स्वर वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है ऋस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। ये जो मात्रा का जो समय है ये बोलने का समय है, अर्थात उच्चारण का समय है। तो ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है ऋस्व स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं इनकी संख्या की। तो पाणिनि जी ने इनकी 5 संख्या बताई है, जो इस प्रकार है। देखिए, ये है आ, ई, उ, री और लिरी। इस प्रकार से ये 5 ऋस्व स्वर वर्ण होते हैं, और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 5 मूल स्वर होते हैं, और इसके अलावा जो बाकी के जो स्वर हैं उनकी उत्पत्ति इन स्वरों के मिलने से हुई है, इसलिए इन्हें मूल स्वर कहा है। पाणिनि जी के द्वारा मूल स्वर कहा गया है, और ये 5 होते हैं अ, ई, उ, री और लिरी। अब हम बात करते हैं आगे दीर्घ स्वर वर्ण के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में ऋस्व वर्णों की अपेक्षा दुगना समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि 2 मात्राओं का समय लगता है। 2 मात्राओं का समय लगता है, अर्थात कि दीर्घ स्वर वर्ण की डेफिनेशन देखिए कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने में
ऋस्व स्वर वर्णों की अपेक्षा दुगना समय लगता है या दो मात्राओं का समय लगता है, ऐसे स्वर वर्ण दीर्घ स्वर वर्ण कहलाते हैं। ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है। तो पाणिनि जी ने इनकी संख्या 8 बताई है, जो इस प्रकार है। देखिए, आ ई उ री ए ओ ऐ और औ। तो इस प्रकार आ ई उ री ए ओ ऐ औ, इस प्रकार ये 8 दीर्घ स्वर वर्ण होते हैं। आगे बात करते हैं नंबर 3, प्लुत स्वर वर्ण। तो प्लुत स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। ये कह सकते हैं कि 3 मात्राओं का समय लगता है। अर्थात प्लुत स्वर वर्ण ऐसे स्वर वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने में ऋस्व वर्णों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है और 3 मात्रा का समय लगता है। और बात करते हैं इनकी संख्या की, तो प्लुत स्वर वर्ण 8 होते हैं और इन्हें इस प्रकार इंगित किया जाता है, अर्थात जो भी हमारे दीर्घ स्वर हैं उनके ऊपर इस चिन्ह को लगा देने से ये प्लुत स्वर वर्ण हो जाते हैं। जैसे आ उ री लिरी। तो इस प्रकार इनमें बोलने में ज्यादा समय लगाया जाता है, अर्थात तिगुना समय लगाया जाता है। हम बात करते हैं यहाँ प्लुत स्वर वर्ण की। तो हम हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत इसका विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, अर्थात हमें इनको याद करने की और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं और हमारे लेवल के अनुसार इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं कि हमने यहाँ अच वर्ण के 3 भाग पढ़े हैं, उनको 3 भागों में बांटा है, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। तो हम बात करते हैं इनकी कुल संख्या की। तो ऋस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 8 होते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लुत को हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है या उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास स्वरों की कुल संख्या हो जाती है 13। तो हम बात करते हैं कि स्वर वर्ण कितने होते हैं, तो हमने कितने पढ़े, 13। तो स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। तो इस प्रकार हमारा अच वर्ण टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण या हल वर्ण के बारे में। नंबर 2 पढ़ेंगे हल वर्ण या व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं डेफिनेशन की, कि हल वर्ण या व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है। तो बात करते हैं परिभाषा। तो बच्चों, हल वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता
से किया जाता है। तो इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण या जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना संभव नहीं है, उन्हें हल वर्ण या व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और इनकी संख्या 33 मानी गई है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, यानी व्यंजन वर्ण 33 माने गए हैं। आगे पढ़ते हैं कि हल वर्ण 33 होते हैं, हमने पढ़ा भी अभी। तो 33 इन हल वर्णों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है स्पर्श व्यंजन वर्ण, इन्हें वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहा जाता है। दूसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण, और तीसरा है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। तो इस प्रकार जो हमने पढ़े कि व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, उन्हें फिर से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है स्पर्श व्यंजन वर्ण या वर्गीय व्यंजन वर्ण, दूसरा है ऊष्म व्यंजन वर्ण, और अंतिम अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। इस प्रकार से हल वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं पहला स्पर्श व्यंजन वर्ण, और इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा होती है कि ऐसे हल वर्ण या ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करके बाहर निकल जाती है, हम कह सकते हैं कि ये ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में श्वास वायु मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती है और उसको स्पर्श करके सीधे मुख से बाहर निकल जाती है, तो ऐसे वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और आगे बात करते हैं कि ये कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 मानी गई है। तो इनकी संख्या 25 होती है, और इन स्पर्श वर्णों को 5 वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इन स्पर्श वर्णों को कु, चु, टू, तू और पू इस प्रकार से 5 वर्गों में बांटा गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं, और इनकी कुल संख्या हमने अभी पढ़ी कि इनकी कुल संख्या 25 होती है। तो देखिए किस प्रकार से इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। अब हम उनका उसी प्रकार से डिवाइडेशन करते हैं। तो पहला वर्ग है क वर्ग, इसके अंतर्गत 5 वर्ण रखे जाते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। दूसरा है च वर्ग, इसके अंतर्गत च, छ, ज, झ, में ये 5 वर्ण रखे जाते हैं। तीसरा है ट वर्ग,
इसके अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न, ये 5 वर्ण रखे जाते हैं। इसके बाद है तय वर्ग। इसके अंतर्गत त, थ, द, ध, न, इस प्रकार ये 5 वर्ण रखे जाते हैं। और अंतिम है प वर्ग। इसके अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, इस प्रकार से ये 5 वर्ण रखे जाते हैं। तो देखिए हमारे क वर्ग में ये 5 वर्ण क, ख, ग, घ, न, और च वर्ग में 5 वर्ण च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से ये 25 स्पर्श वर्ण, यह कह सकते हैं वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इन्हें 5 वर्गों में इस प्रकार से रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वर्ग के पहले या प्रथम स्थान पर जो वर्ण है उसे वर्ग का प्रथम वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए यहाँ क वर्ग में 5 वर्ण हैं और इन 5 वर्णों में सबसे पहले स्थान पर क, द्वितीय स्थान पर ख, तृतीय स्थान पर ग और चतुर्थ स्थान पर घ और पंचम या 5वें स्थान पर न आता है। तो इस प्रकार क वर्ग का प्रथम वर्ण हुआ क, द्वितीय वर्ण हुआ ख, तृतीय वर्ण हुआ ग। इसी प्रकार चतुर्थ और पंचम वर्ण के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं च वर्ग। तो च वर्ग में भी इसी प्रकार स्थिति रहेगी कि प्रथम वर्ण के रूप में च, द्वितीय वर्ण छ, तृतीय वर्ण ज। तो इस प्रकार सभी वर्गों में यह स्थिति लागू होती है। हम बात करते हैं कि वो पूछता है, कहा जाए कि क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा वर्ण है, तो आएगा ग, यानी हम ग ही मानेंगे। अगर वो कहता है कि त वर्ग का चतुर्थ वर्ण क्या है, तो ध। अब हम बात करते हैं इन्हीं के विषय में कि वो कहे कि किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण। अब देखिए यहां ध्यान रखने की बात यह है कि उसने यहां पर किसी भी वर्ग का नाम नहीं लिया है, ना तो उसने पृथक से कहा है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। उन्होंने पर्सनल किसी का नाम नहीं दिया है, उसने कहा है किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण। तो यहाँ किसी भी वर्ग से तात्पर्य है कि वो कोई सा भी वर्ग हो, उसका तृतीय वर्ण यहाँ हम ले सकते हैं। अर्थात अब हम किसी भी वर्ग से क्या तात्पर्य हुआ, हम क्या लेंगे, सभी वर्णों को इसमें रखेंगे कि किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो 5 वर्ग है हमारे पास, तो उनमें से सभी को इसमें रखा जाएगा। तो यहाँ तृतीय वर्ण के रूप में वर्ण माने जाएंगे ग, ज, ड, देखिए द और ब, द और ब। तो इस प्रकार से ये वह ऐसे भी कह सकता है कि प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का। यहाँ प्रत्येक वर्ण से भी बात आती है कि इनमें से कोई भी वर्ग हो सकता है। तो प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण तो भी बात आएगी। लेकिन अगर वो कहता है कि क वर्ग का तृतीय वर्ण, तो केवल यहाँ पर ग को रखा जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ बात की स्पर्श व्यंजन वर्ण या वर्गीय
व्यंजन वर्ण के बारे में। तो आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं नंबर 2, ऊष्म व्यंजन वर्ण के बारे में। तो बात करते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण की डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन होती है कि ऊष्म व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं कि जिनके उच्चारण में हमारी श्वास वायु गर्म हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलने में या जिनके उच्चारण में हमारी श्वास वायु कुछ गर्म हो जाती है, अर्थात हमारी श्वास वायु में ऊष्मा का अनुभव होता है, तो ऐसे वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और बात करते हैं ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या। तो इनकी संख्या 4 मानी जाती है, जो इस प्रकार है। देखिए, स, से, श है। इस प्रकार ये 4 ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। तो हमने 25 स्पर्श वर्ण पढ़े और 4 ऊष्म वर्ण। इस प्रकार इनकी संख्या हो जाती है 29। अब बात करते हैं नंबर 3, अंतस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में। तो हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में और इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख में अंदर स्थित स्वर तंत्रियों के कंपन से होता है। अर्थात हमारे मुख में स्थित स्वर तंत्रियों के कंपन से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। और बात करते हैं इनकी संख्या की। तो इनकी संख्या भी 4 मानी जाती है। य, व, र, ल। तो इस प्रकार ये 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पढ़े 4 अंतस्थ वर्ण। इस प्रकार इनकी संख्या 29 + 4 अर्थात 33 हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 4 अंतस्थ वर्ण पढ़े। तो इस प्रकार स्पर्श वर्ण कितने होते हैं हम पढ़ चुके हैं 25। उसके बाद हमने पढ़ा ऊष्म वर्ण जो कि होते हैं 4। उसके बाद हमने पढ़ा अंतस्थ वर्ण जिनकी संख्या होती है 4। तो इस प्रकार इन व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सरल संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत वर्ण विचार टॉपिक में अच वर्ण और हल वर्गों का वर्गीकरण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर पढ़ा। और इस वीडियो में हमने अच वर्ण और हल वर्णों की परिभाषा, उनके भेद और उनकी संख्या को उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकृत या डिवाइडेशन करके पढ़ा है। अगली वीडियो में हम अच वर्ण और हल वर्ण का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।